जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट की श्रृंखला में हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 18 जनवरी को 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंतर्गत हम सब सीडीपी और जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है उन सभी क्वेश्चनों को हम सब कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपका हिंदी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। आज का वीडियो दोस्तों पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए आपको इसी प्लेलिस्ट में 50 से प्लस वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं। जो हिंदी होता है दोस्तों, अगर आप हिंदी को तैयार कर लिए, हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पेडागोजी होती है हिंदी और संस्कृत की सेम ही होती है। बस वो संस्कृत में लिखा रहता है या हिंदी में लिखा रहता है। बाकी आपके जितने भी टॉपिक होते हैं टॉपिक सभी दोनों में ही सेम रहते हैं। और गद्यांश पद्यांश इसमें भी रहता है, गद्यांश पद्यांश उसमें भी रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आपने हिंदी को अच्छे से तैयार कर लिया, हिंदी के साथ साथ आपका 30 नंबर प्लस हो जाता है संस्कृत में भी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से। इसमें जो गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको गद्यांश दिया रहता है, उसी को पढ़ना होता है और उसी से क्वेश्चन बने रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तिल्लुरुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में माना जाता है। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास शहर और भाषा द्रविड़ कही जाती है। दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, वर्तमान में जिसे हम चेन्नई कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने जन्म होते ही तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ जात की एक निसंतान दयालु स्त्री दोस्तों, जो कि वर्तमान में जिसे हम जुल्हा जात कहते हैं उससे संबंधित थे। इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई और दोनों दोस्तों पति पत्नी ने बड़े। आगे बढ़ते हैं। स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। उनके वल्लभ होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है, इसका अर्थ श्री होता है दोस्तों। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि वे अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। वहाँ ध्यान योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी है, वो तो समाज में ही रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समाज में ही रहना चाहिए। उन्होंने वासुकी नामक दोस्तों वासुकी नामक एक विदुषी से विवाह कर लिया और अपने पिता की भात कपड़ा बुनने का काम करने लगे। पति पत्नी दोनों बड़े संतोषी जीव थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। अभी तो हो गया दोस्तों गद्यांश। अब इसे जो क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं तिल्लुवर तपस्या करने के बाद वापस समाज में क्यों आए। फर्स्ट ऑप्शन है कपड़ा बुनने के लिए, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों तमिल भाषा का प्रचार करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है यश कमाने के लिए, फिर लास्ट ऑप्शन है लोगों की सेवा करने के लिए। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह लोगों की सेवा करना चाहते थे, समाज की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वह वापस आए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं तिरुवल्लुवर की पत्नी का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है विदुषी, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों वासुकी, ऑप्शन थर्ड है जानकी, या फिर दोस्तों लास्ट है वन देवी। तो दोस्तों तिरुवल्लुवर की जो पत्नी का नाम था वह उसका नाम था वासुकी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संत तिरुवल्लुवर के नाम में वल्लभ का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है जुल्हा है, सेकंड ऑप्शन है बुनाई है, थर्ड ऑप्शन है तिलक है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों श्री है। तो इसका अर्थ दोस्तों जो वल्लभ है ये एक जात से संबंधित है, जुल्हा जिससे संबंधित है। ऑप्शन
ए इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तिलवरु को जन्म के तुरंत बाद कहाँ छोड़ दिया गया था? जंगल में, पेड़ के नीचे, बगीचे में या फिर सड़क पर? दोस्तों इनको कहाँ पे छोड़ा गया था? ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, पेड़ के नीचे छोड़ा गया था, पत्तों में लपेट कर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इन्हें पेड़ के नीचे छोड़ा गया था। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर ने खाली जगह का कठिन अभ्यास किया। फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान योग तंत्र विद्या, सेकंड ऑप्शन है योग तांत्रिक विद्या, थर्ड है दोस्तों ध्यान तांत्रिक विद्या, फिर लास्ट है तांत्रिक विद्या योग क्रिया। तो इन्होंने जो कठिन परिश्रम किया था तो वह किया था ध्यान योग, ध्यान में दोस्तों, योग में और तांत्रिक विद्या में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें गद्यांश के किस अंश से पता चलता है कि संत तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का स्वभाव प्राकृतिक समान है? ऑप्शन हम देखते हैं पहले। अपने पिता की भांति कपड़ा बुनने लगे, सेकंड ऑप्शन है वासुकी नाम की विदुषी से विवाह हुआ, थर्ड ऑप्शन है सदा परोपकार के कार्य में लगे रहते, या फिर लास्ट है तपस्या करने जंगल में गए। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सदा परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चुलोहा दंपत्ति निसंतान और खाली जगह थे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है पराक्रमी, ऑप्शन सेकंड है दयालु, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों क्षत्रिय, फिर लास्ट ऑप्शन है जुलाहा। इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दयालु थे दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें तमिल भाषा में तिरु का अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट है तिल है, श्री है, तरुवर है, या फिर श्रीमती है? तिरु का अर्थ होता है दोस्तों श्री, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परोपकार संधि विच्छेद है? फर्स्ट ऑप्शन है परेधन उपकार है, सेकंड ऑप्शन है परोधन पकार है, थर्ड ऑप्शन है परोधन उपकार है, फिर लास्ट ऑप्शन है परधन उपकार है। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन इसमें आपका ये सही होगा, परधन उपकार है, यह दोस्तों परोपकार का संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों पद्यांश को हमको पढ़ना है और इसी से जो क्वेश्चन बने उसको हमको सॉल्व करना है। आपका पद्यांश यहाँ से शुरू होता है, कह रहे हैं कि ताड़ों पर झूलते पतंग दिन बचपन के, बीत रहे बुआ के विधवा दिन बचपन के, अम्मा की ऐनक पर बरसों की जमी धूल, रखा रामायण पर गुड़हल का एक फूल, दोने से निकाल कर प्रसाद दिया मंगल का, आँखों से प्यार लगा अब छलका तब छलका। आगे हम बढ़ते हैं। आंचल क्यों बार बार आंखों तक जाता है, आंसू का खुशियों से यह कैसा नाता है? अब इसे जो क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन है कविता में कवि किन दिनों की याद कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है बुआ के घर के, अम्मा के घर के, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है अपने बचपन के, या फिर लास्ट है दोस्तों प्रसाद मिलने का। तो इसमें जो बात किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी अम्मा के घर की दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कभी किस दिन अम्मा के घर पहुंचा? फर्स्ट ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति, बुधवार, या फिर बृहस्पतिवार। राइट आंसर इसमें हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंचल का बार बार आंखों तक जाना किस ओर संकेत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आंखों की कमजोर दृष्टि को साफ करने की ओर, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों आंख में पड़ी धूल को साफ करने की ओर, थर्ड ऑप्शन है आंख से बहते आंसुओं को छुपाने की ओर, या फिर लास्ट है खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर जा रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से पता चलता है? फर्स्ट ऑप्शन है मंगल का प्रसाद देना, सेकंड ऑप्शन है रामायण पर रखा गुड़हल का फूल देना, थर्ड ऑप्शन है आंखों से प्यार पर छलकना, फिर लास्ट ऑप्शन है ऐनक पर धूल का जमना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंखों से प्यार का छलकना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ऐनक है, रामायण है, पतंग है, छलका है। अब समूह से कौन सा शब्द भिन्न है उसको आपको बताना है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आपका डी छलका जो है दोस्तों वह आपका भिन्न है, बाकी सब एक है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसे इसमें अगर भिन्न की बात कहेंगे ऐनक भी, पतंग भी, रामायण भी, लेकिन आपको जो आपके पास पद्यांश दिया गया है उसके हिसाब से कौन सा भिन्न है उस हिसाब से आपको बताना है। इसमें अगर हम सब बात करें जो छलका है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है वो आपके पद्यांश में ज़्यादा बार हुआ है, लेकिन ऐनक जो है, पतंग है, रामायण है, इन सब का प्रयोग आपको एक ही बार मिलेगा। इस हिसाब से आपका छलका जो है भिन्न है। इसलिए दोस्तों पद्यांश को पढ़ते हुए आप यह जरूर ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। अभी इसमें भिन्न, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ऐनक भी तो भिन्न है, पतंग भी है, रामायण भी, सभी तो भिन्न लग रहे हैं, लेकिन वो पद्यांश के हिसाब से आपको बताना होता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें दिन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इक का, इत का, ई का या फिर आ का? दोस्तों दिन में आपको प्रत्यय क्या बताना है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए दोस्तों, इक का प्रत्यय प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से हैं। भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों को एक समूह द्वारा साझा किया जा रहा है एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा रजिस्टर, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों वाक समुदाय, ऑप्शन थर्ड है वाक प्रयुक्ति, फिर लास्ट है भाषा समुदाय। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वाक समुदाय आपका सही आंसर है। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है, उसके अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों को प्रयोग करके उसकी मदद करती हैं और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निपुणता अधिगम का क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है सहायता कहना, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों निकटस्थ विकास का क्षेत्र, फिर लास्ट ऑप्शन भाषा अर्जन उपकरण। तो यह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, इसे क्या कहा जाएगा? व्यवहारिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, मानसिक व्याकरण या फिर लास्ट है दोस्तों छिपी हुई व्याकरण। इसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन, सेकंड ऑप्शन है बारीकी से पठन, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों गहन विस्तृत पठन या फिर लास्ट ऑप्शन है अंशों में पठन। तो यह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बारीकी से पठन कहलाता है, आपका बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है प्रारूपण, सेकंड ऑप्शन है मानस चित्रण, थर्ड ऑप्शन है समीक्षा करना, लास्ट ऑप्शन है संपादन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मानस चित्रण कहलाता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे सम्मिलित करता है? फर्स्ट ऑप्शन अध्यापक केंद्रित उपागम, सेकंड है दोस्तों शिक्षण केंद्रित उपागम, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, थर्ड ऑप्शन है चुप्पी की संस्कृति या फिर कक्षा में शोर, लास्ट है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थी के श्रवण कौशलों का अवलोकन करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है, सेकंड है दोस्तों अध्यापिका विद्यार्थियों के सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है, अगला ऑप्शन है अध्यापिका विद्यार्थियों के देखे गए मूक अभिनव माइक का वर्णन करने के लिए कहती है, ये फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अध्यापिका विद्यार्थियों के दी गई पठन सामग्री सस्वर पढ़ने के लिए कहती है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अध्यापिका विद्यार्थियों के सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है, बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं, कीरम कांटे बनाते हैं। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये दोस्तों सही आंसर है, लिखना सीखने का प्रारंभिक चरण है, आरंभिक चरण है और इसे इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बालक कोई आड़े तिरछी लाइन खींच रहा है, यह भी वो सीख रहा है दोस्तों। इसमें आपको जो मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया, वह जो भी लाइन को खींच रहा है वह किसी से नकल तो नहीं मार रहा है ना, किसी का नकल देख लाइन खींच रहा है, वह खुद से सोच के अपना दिमाग इस्तेमाल कर वह लाइन को खींच रहा है। इसलिए दोस्तों यह उसके सीखने का कौशल है। ऑप्शन बी ही इसमें आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है रूप ग्राम है, सेकंड ऑप्शन है ध्वनि ग्राम है, थर्ड ऑप्शन है वाक्य रचना है, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अर्थ विज्ञान है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर, ध्वनि ग्राम है, स्वर्णिम है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विकास का भाषिक पूर्ण चरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है संक्षिप्त वाक्य, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्वयं निर्देशित वाक्य, थर्ड ऑप्शन है दो शब्दी वाक्य है, या फिर लास्ट है दोस्तों कूजन और बबलाना है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कूजन और बबलाना जो है भाषा पूर्ण चरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक विधि, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, थर्ड ऑप्शन है संप्रेषणात्मक विधि, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि। यह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें है संप्रेषणात्मक विधि कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। उनकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापिका को कौन सी शिक्षण प्रयुक्ति करनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है उच्चारण के अभ्यास, सेकंड ऑप्शन है मानस चित्र, थर्ड ऑप्शन है स्वस्वर पठन, या फिर लास्ट ऑप्शन है श्रुतलेख। राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा श्रुतलेख। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती है और फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है। यह बच्चों को किस तरह से मदद करती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावशाली संप्रेषण बनाने में, सेकंड है दोस्तों उनके स्थूल गत्यात्मक कौशलों के विकास में, थर्ड है उनकी लिखावट में सुधार लाने के लिए, या फिर लास्ट है इसमें आत्मविश्वासी और अच्छे लेखक बनेंगे दोस्तों इससे। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभावशाली संप्रेषण बनने में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है बोधगम्य निवेश, थर्ड है सहारा देना, या फिर लास्ट है दोस्तों भाषिक निवेश। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोधगम्य निवेश कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अनुमान लगाना, सारांशीकरण, सी ऑप्शन है दोस्तों निष्कर्ष निकालना, फिर लास्ट ऑप्शन है संपादन। तो बोध पठन की युक्ति नहीं है, जो युक्ति नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा संपादन दोस्तों। संपादन पठन बोध की युक्ति नहीं है, अन्य सभी युक्ति पठन बोध की युक्तियाँ हैं। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, जो कि आपका यह पेपर 18 जनवरी को पूछा गया था। 18 जनवरी के जो भी आपके सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट हमने आज कंप्लीट किया। CDP और SST का आपका पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज हम सब हिंदी को भी अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेड एग्ज़ाम हुए हैं सभी का वीडियो लेक्चर यहाँ पे आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
अभी यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।